तो देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिनिश किया था और आगे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए आप लोग आज के क्लास में हेडिंग ले लें बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका हेडिंग ले लो आप, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें सबसे पहले बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं वीबीटी। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थियरी। हेडिंग ले लें, इसके बाद हम बात करते हैं। हेलो, यस सर। देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक ना। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है ज्योमेट्री वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ये टोटली डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे। मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे वैलेंस बॉन्ड थियरी डिपेंड करता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा होगा, तब जाके आप अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी आप हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बता सकते हो। अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, सपोज कर लो कि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है K4Fe6। K4Fe6 ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं अभी क्लास में हूं। तो जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के लिए
वैलेंस बॉन्ड थियरी बोलेगा कि पहले तुम मुझे मैग्नेटिक मोमेंट डेटा बताओ, तब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बता सकता हूँ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बेसिकली, जैसे कि बताया ये जीरो है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो जैसे जैसे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम करेंगे क्या कि इस आयरन का चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये 4 पोटेशियम है, इस पे चार्ज +4 हो जाएगा, और ये आयरन है, इसका चार्ज मैंने x मान लिया। अब 6 Cn है तो ये -6 हो जाएगा, सम जो होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ आयरन का चार्ज जो आएगा +2 आएगा, और आपको पता है कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा ये आपको मिल जाएगा, इसका आउटर सेल 3d6 और ये 4s2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, ठीक है ना। बट आयरन पे चार्ज इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अंदर +2 है, तो आयरन +2 बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा आयरन Fe या आर्गन 18, फिर ये 3d6। अब यहाँ पे 4s ऑर्बिटल 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 4s निकलेगा जब इस पे +2 चार्ज आएगा। अब यहाँ पे देख लो कि इसके पास जो है ना ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे d ऑर्बिटल में ऐसे भर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो टोटल नंबर ऑफ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा। बट मैग्नेटिक मोमेंट डेटा बता रहा कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 है। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है √n इंटू n+2 √n इंटू n+2 bm, इतना होता है। और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 दिख रहा। बट मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। तो हम करते क्या है ना कि मैग्नेटिक मोमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये सारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर्ड करा देते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे पेयर्ड करा देंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे पेयर्ड करा देंगे। ये थोड़ा सा बात हम लोग को हजम नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड हो पा रहा है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है बेसिकली बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट डेटा क्या बता रहा, सुन पा रहे हो मुझे? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट डेटा बता रहा है कि 0 अनपेयर्ड है। बट आयरन +2 के पास एक्चुअली कितना अनपेयर्ड होना चाहिए? 4। 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट डेटा के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को ये पेयर्ड करा दिया। अब ये पेयरिंग कैसे हो रहा, ये एक्चुअली क्लियर नहीं हो पाता वैलेंस बॉन्ड थियरी में। ये क्लियर होगा क्रिस्टल फील्ड थियरी से कि क्यों पेयरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल लिगेंड जो है 6 लिगेंड है। अब ये 6 लिगेंड मिलके जिस जिस ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देंगे। सर हाँ सर, ये तो अगेंस्ट रूल हो गया ना। हाँ, वो रूल अगेंस्ट नहीं है, ये तुम्हें दिख रहा, मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, क्या सर? बता रहा हूं मैं अभी, ठीक ना। ये तो अभी आपको जी सर। अभी आपको लग रहा होगा कि हुन्स रूल के अगेंस्ट हो गया ये, जी सर। बट आगे बात करता हूं मैं। पेयरिंग करा दिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। फिर फर्दर यहाँ पे हमारे पास 4s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे हमारे पास 4p ऑर्बिटल है। टोटल लिगेंड कितने हैं? 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। टोटल लिगेंड 6 है। ये 6 लिगेंड इन 6 ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर ट्रांसफर करेगा। अपना लोन पेयर ट्रांसफर करेगा, और जिस जिस ऑर्बिटल में ये लिगेंड अपना लोन पेयर देगा, इस यहां लोन पेयर दिया, यहां लोन पेयर दिया, ये 6 लिगेंड, ये 6 अपना ऑर्बिटल में लोन पेयर दिए, और जिस जिस ऑर्बिटल में लिगेंड लोन पेयर देगा, मेटल उन ऑर्बिटल के एनर्जी को इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना देगा।
तो 2 d ऑर्बिटल में दिया लोन पेयर, एक s में दिया और 3 p में दिया। यहां पे क्या हो गया कि ये हो गया आपका, ये हो गया d2sp3। जिस जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर देगा उस ऑर्बिटल के एनर्जी को सेंट्रल मेटल एटम इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा, और उस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो d2sp3 हो गया। अब d2sp3 में ये s जो है 4s ऑर्बिटल है और p जो है ये 4p है, बट ये d जो है ये 3d है। ये 4np हो गया, 4s ये ns हो गया, और ये 3d n-1d आ गया। और जब हाइब्रिडाइजेशन में n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो वहां हम बोलेंगे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जब n-1d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। यहां पेयरिंग करा दिया मैंने। अब जरा देखो कि अगर मान लो कि मैं कुछ दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लूं, सपोज कर लो कि मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया FeH2O होल 6, और यहां पे चार्ज जो है +2 है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा √24 bm। अब √24 bm और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पता है n इंटू n+2 अंडर रूट, और ये √24 bm है। तो n के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डेटा बता रहा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले Cn वाला कॉम्प्लेक्स लिया था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां दिखाऊंगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां दिखाऊंगा कि ये आयरन +2 है। अब यहां हो गया तुम्हारा 3d6, इसके आगे 4s वैकेंट है, और फिर यहां भी 4p वैकेंट है। यहां पे ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गया d6, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहां टोटल लीगेंड 6 है, और ये एक 4s खाली है और 3 जो है 4p खाली है। अब ये ऑर्बिटल तो खाली है नहीं कि लीगेंड अपना लोन पेयर देगा, तो फर्दर लीगेंड जो होगा ना ये 4d में लोन पेयर देगा, ये 4d में लोन पेयर देगा अपना। अब यहां 2 वाटर यहां पे आके लोन पेयर देंगे, ये H2O यहां आके लोन पेयर देंगे, और 4 वाटर यहां लोन पेयर देंगे। तो जिस जिस ऑर्बिटल में लिगेंड लोन पेयर देगा उन ऑर्बिटल के एनर्जी को सेंट्रल एटम इक्वलाइज कर लेगा। इक्वलाइज कर लेगा, और इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल यहां बन जाएगा। देखो ये लास्ट सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये nd है, ये np है, और ये ns है। तो यहां पे ना हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया। अब ये ns है, ये np है, और ये nd है, और जब हाइब्रिडाइजेशन में nd ऑर्बिटल यूज होता है तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा यहाँ पे कि भाई यहां तो मैंने पेयरिंग नहीं कराया और यहां पे मैंने पेयरिंग करा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन के लिए जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया था ये K4Fe6, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है, √24 bm है, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, और इस सिचुएशन में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक हो जाएगा,
और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप बताने के लिए वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ये टोटली डिपेंडेंट है ये बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे, ठीक ना, मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे डिपेंडेंट है। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट डेटा से बचने के लिए बिना मैग्नेटिक मोमेंट डेटा का हम हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप एंगल और मैग्नेटिक मोमेंट खुद ही फाइंड आउट कर लें। इसके लिए हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी को फर्दर एक्सटेंड करके एक नया थियरी बनाया जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थियरी बोलते हैं। एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ और यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ। बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मैग्नेटिक मोमेंट ये सारी बातें हम फाइंड आउट कर लें। इसके लिए हम करेंगे क्या कि कुछ क्रिस्टल फील्ड थियरी के जो पॉइंट्स है उसको वैलेंस बॉन्ड थियरी में ही डिस्कस कर देंगे ताकि आगे हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फाइंड करना इजी हो जाए, ठीक ना, और मैग्नेटिक मोमेंट डेटा की हमें जरूरत ना पड़े। कहना ये चाह रहा हूं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ये टोटली डिपेंडेंट है मैग्नेटिक मोमेंट डेटा पे। अगर मैग्नेटिक मोमेंट डेटा है तभी आप बता पाओगे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, और इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट से ही निकलेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी। बट देखो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इनफैक्ट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, यहां पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ये स्क्वायर ले लिया मैंने, और ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये आपका वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका जेड डैश हो गया, ठीक है। अब इसमें ये लोब है, बताओ तो इस स्क्वायर में कौन सा डी ऑर्बिटल फिट है? dx² minus y². डी एक्स, and dz². बिल्कुल, एक्स एक्सिस पे 2 लोब, वाई एक्सिस पे 2 लोब आएगा। और ऊपर से ये 90 का एंगल बनाने के लिए जो डी फिट बैठता है वो कौन सा डी होता है? dz². डीजेड स्क्वायर। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये 6 लीगेंड एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, और ये पता चलेगा आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी से। ये लीगेंड अप्रोच करेंगे 6 लीगेंड लोन पेयर देने के लिए। तो जब लीगेंड लोन पेयर देने के लिए मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर देने के लिए जब लीगेंड अप्रोच करेंगे तो जो ये डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल जो है ये डी जनरेट अब नहीं रह पाएगा। ये डी ऑर्बिटल जो होगा ऐसे स्प्लिट कर जाएगा। ये बातें हम क्रिस्टल फील्ड थियरी में पढ़ेंगे। और उस डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, जो डी ऑर्बिटल लीगेंड से टकराएगा, लीगेंड उसको रिपेल करके उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है बेसिकली, लीगेंड के पाथ पे कौन सा डी ऑर्बिटल है, लीगेंड से कोइंसाइड कौन कर रहा, लीगेंड से आके टकराएगा कौन जी, ये dx² माइनस y² और ये dz²। तो इन दोनों की एनर्जी जो होगा बढ़ जाएगा, इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगा। बाकी 3 की एनर्जी जो होगा वो कम रहेगा, लाइक dxy,
dy z और ये dz x, इन तीन की एनर्जी कम रहेगा। और आपके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन था, और जब ये स्प्लिटिंग हो जाएगा तो इन दोनों में एनर्जी गैप आ जाएगा। अब ये 3 d ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले d हो जाएंगे और ये हायर वाले d हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले लोअर d में भरेगा और ये हायर d जो होगा खाली रहेगा। ऐसा होता है एक्चुअली, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बेसिकली ये पांचों d ऑर्बिटल डी जनरेट नहीं होते हैं। ये इस कॉम्प्लेक्स के सिचुएशन में बताया है, K4Fe6। इस कॉम्प्लेक्स के सिचुएशन में ये कहानी मैंने बताया, K4Fe6। ये ऐसा हो गया। अब देखो होता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिया था Fe2O6+2, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया था Fe2O6+2, अब यहां क्या होगा कि ये जो स्प्लिटिंग जो होगा, इस स्प्लिटिंग में गैप कम रहेगा, यहां पे एनर्जी गैप कम रहेगा। तो देखो वे लीगेंड जो, इसको हम Eg ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको हम T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। वे लीगेंड जो Eg और T2G ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम रखेंगे, वैसे लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड होंगे। और वे लीगेंड जो Eg और T2G में एनर्जी गैप ज्यादा कर देंगे, तो वैसे लीगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बोलते हैं। तो यहां वाटर वीक फील्ड लीगेंड होने के कारण इस Eg ऑर्बिटल में और इस T2G ऑर्बिटल में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो ये दोनों d ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं। और यहां आयरन पे चार्ज +2 है, ये बन जाएगा 3d6। अब ये दोनों d ऑर्बिटल जब डी जनरेट होंगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद यहां पेयरिंग आएगा। मतलब क्या है, लीगेंड का भी नेचर होता है, लीगेंड का भी नेचर होता है। लीगेंड में यदि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो ये T2G और Eg ऑर्बिटल में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। लीगेंड स्ट्रांगली लोन पेयर देगा और dz² और dx² - y² इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देगा। ये दो ऑर्बिटल काफी ऊपर आ जाएंगे एनर्जी लेवल में और ये तीन काफी नीचे रहेंगे और ये एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। और इसी एनर्जी गैप को हम फर्दर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये बताएगा कि लीगेंड के नेचर पे डी ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? Cn कैसा लीगेंड हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इन दोनों में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, ये एनर्जी में बहुत लो एनर्जी में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वाले डी में भरेगा, लोअर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में बेसिकली पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा और 6 इलेक्ट्रॉन यहां नीचे भर जाएगा, ऊपर वाला खाली रहेगा। और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों में स्प्लिटिंग कम होगा, एनर्जी गैप कम रहेगा, तो ये दोनों डी जनरेट की तरह होंगे। तो दोनों में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पेयरिंग होगा। अब इसके आगे यहाँ पे 4s ऑर्बिटल था, फिर 4p ऑर्बिटल था, फिर यहाँ 4d ऑर्बिटल था। तो इसमें लीगेंड लोन पेयर देगा, तो बाहर वाले डी में लीगेंड लोन पेयर देगा, तो ये कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब यहां ना ये इनर डी खाली है और इसके आगे 4s है, इसके आगे 4p है। अब लीगेंड इस डी में लोन पेयर देगा, ये इनर डी हो जाएगा। अंदर वाले डी में लोन पेयर दिया तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाले में दिया तो आउटर डी कॉम्प्लेक्स। समझ पा रहे हो नहीं?
अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स बनने के बाद डी ऑर्बिटल डी जनरेट नहीं होता है, उसकी डी जनरेसी लॉस हो जाता है, डी ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट कर जाता है, एक को T2G एक को EG बोलते हैं, और ये चीज जो है क्रिस्टल फील्ड थियरी से मिलता है। और आगे जाके हम लोग सीखते हैं कि भाई दो तरह के लिगेंड होंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, दूसरा वीक लिगेंड होगा। सिंपली जिस लिगेंड में डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन होंगे वैसे लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे, और जहां पे ऑक्सीजन या हाइलाइट डोनर होगा, हैलोजन डोनर होगा, वैसे लिगेंड को वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। और वीक फील्ड लिगेंड में डी ऑर्बिटल डी जनरेट की तरह बिहेव करेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये डी ऑर्बिटल डी जनरेट की तरह नहीं रहेगा। पहले इन तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली भरेंगे, बचेगा तो ऊपर जाएगा। अब एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, आसान लगेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो समझ पा रहे हो नहीं मेरी बात? देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट पे। लेकिन जब क्रिस्टल फील्ड थियरी एंटर कर जाएगा तो हम मैग्नेटिक मोमेंट खुद ही फाइंड कर लेंगे। भाई इस वाटर वाले में पेयरिंग करा दिया, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग 4 एम्पीयर था। सॉरी, पेयरिंग नहीं कराया क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग 4 एम्पीयर था, और यहां पेयरिंग करा दिया क्योंकि 0 एम्पीयर था। और पेयरिंग क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये डी ऑर्बिटल डी जनरेट होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आ जाएगा तो यहाँ स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके मैं कॉपी निकालो, और कॉपी निकाल के पहले नोट करो फर्स्ट पॉइंट करके। पहला पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि भाई जिस जिस ऑर्बिटल में लिगेंड लोन पेयर देगा, मेटल उस ऑर्बिटल के एनर्जी को इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा, और उस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं VBT। मैं यहां पे स्क्रीन पे नोट करूं या डिक्टेट करा दूं? सुन पा रहे हो मुझे? डिक्टेट करा देता हूं, फटाफट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट ले लो इसमें। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी, ligands can donate their electron pair ligands can donate their electron pair to the vacant orbital of central metal atom through coordinate bond। और फिर क्या करेगा? these pure orbitals of
central metal atom. These pure orbitals of central metal atom equalize their energy through the process of intermixing. इतना तो आपको पता ही है बॉन्डिंग में, through the process of intermixing. एंड दिस फेनोमेना क्या कहलाएगा? एंड दिस फेनोमेना is known as hybridization. इसको नोट कर लो. अब बताओ आउटर ऑर्बिटल बनेगा या इनर ऑर्बिटल बनेगा, ये लिगेंड के नेचर पे सिचुएशन डिपेंड करता है. मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ये लिगेंड पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो कुछ बातें जो हैं यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी का, वैलेंस बॉन्ड थियरी में, तो फिर हम लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा. मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग खुद ही फाइंड कर लेंगे. सेकेंड पॉइंट ले लो. द टाइप्स ऑफ hybridization. The types of hybridization, geometry and magnetic moment. Depends upon नेचर ऑफ लिगेंड्स. घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे मैं आगे ये पॉइंट डिक्टेट कराते जाऊंगा ये सारी बात क्लियर हो जाएगा. फटाफट नोट कर लो. The types of hybridization, geometry and magnetic moment depends upon nature of ligands. नोट कर लिया? हेलो, यस सर. नोट कर लिया? तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और फिर दूसरा मीटिंग, अभी दूसरा मीटिंग शेयर कर रहा हूं. दूसरा मीटिंग शेयर कर रहा हूं, ठीक है, इसको, इस मीटिंग को लीव करके.